हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। तो इसमें हम जो मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, इनमें हमारे पास 4 ही टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन, डेट क्लिक रूल, क्वालिटी कॉन्सेप्ट और ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं आपके पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए और बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर ये आज समझ आएंगे, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि आपके पहले 3 चैप्टर्स हैं बुक के, अगर ये समझ आ गए तो आगे सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्योंकि यही ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं और यही बच्चों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। बट बड़े आसान तरीके से, जितना ज़्यादा आसान हो सके हम उसको उतने ही ज़्यादा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट इज़ अ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल treating a business as a distinct independent entity separate from its shareholder। देखो वो कह रहा है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखो नाम से शोर है, सेपरेट कोई चीजों को, दो चीजों को अलग कर रहा है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर्स दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस और ऑनर्स दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस अलग है, ऑनर्स अलग है। बिजनेस अलग है, ऑनर्स अलग है। दोबारा पढ़ो। इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ट्रीटिंग अ बिजनेस एज एन डिस्टिंक्ट, एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी, अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर से एक सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस और ऑनर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस और ऑनर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल को बिजनेस का डेट ऑनर नहीं पे करेंगे और ऑनर्स का डेट बिजनेस नहीं पे करेगा। ठीक है। दिस इंश्योर बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑनर्स पर्सनल फाइनेंस, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस लाइबिलिटी। इस लाइन में वो क्या कह रहा है? दिस इंश्योर बिजनेस रिकॉर्ड, वो कहता है कि इस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि बिजनेस और ऑनर्स दो अलग अलग चीजें हैं। और हम क्यों अलग कर रहे हैं? हम इसलिए अलग कर रहे हैं कि बिजनेस के रिकॉर्ड्स अलग रहें और ऑनर्स के रिकॉर्ड्स अलग रहें। इसी वजह से जब बिजनेस में से कोई चीज ऑनर लेके जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जब बिजनेस में से ऑनर को अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें उठा के लेके जाता है, हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। तो वो यही कह रहा है, दिस इंश्योर बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स ऑनर्स पर्सनल फाइनेंस। ऑनर्स के पर्सनल फाइनेंस से हम इसको अलग रिकॉर्ड करें। ऑनर्स के पर्सनल फाइनेंस यानी कि कैपिटल, उसके उससे अलग रिकॉर्ड करें। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम अलग रिकॉर्ड करें, ऑनर्स की ट्रांजैक्शंस को हम अलग रिकॉर्ड करें। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जिसमें हमें एक एक्यूरेट परफॉर्मेंस, एक्यूरेट कंपनी की एक्यूरेट परफॉर्मेंस मिलती है। ठीक है, एक करेक्ट पिक्चर मिलती है कंपनी की। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस लाइबिलिटीज। अब ये होता है कि कंपनी में ना, जब सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता है तो हम ये देखते हैं कि ऑनर्स का क्या है और बिजनेस का क्या है। ऑनर्स का क्या है और बिजनेस का क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस की लाइबिलिटी ऑनर्स पे करेंगे और ऑनर्स की लाइबिलिटी बिजनेस पे करेगा। ठीक है, दोनों अपने अपनी जगह पर अलग एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कल को बिजनेस पर कोई केस हो जाता है तो बिजनेस के नाम पर केस होगा। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेस नहीं चल पाता, बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, बिजनेस खत्म हो जाता है, डायल्यूशन हो जाती है, तो उस केस में भी ऑनर्स अपनी पर्सनल वेल्थ देने के जिम्मेदार नहीं है। ऑनर्स अपनी पर्सनल वेल्थ देने के जिम्मेदार नहीं है। वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। इस अकाउंटिंग में ऑनर्स और बिजनेस दोनों सेपरेट चीजें हैं। अच्छा, की एलिमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है? इस कॉन्सेप्ट का मकसद है जी, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड कि अलग अलग दोनों को रिकॉर्ड किया जाए। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स। जो ऑनर के पर्सनल खर्चे हैं, ऑनर बिजनेस में से कोई पर्सनल खर्चा करता है, उसको हम बिजनेस की किताबों में ना लिखें। हम ये ना करें कि ऑनर ने खर्चा किया, हम उसको एक्सपेंस डाल दें अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अगले चैप्टर में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी, मैं आपको बल्कि एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखती कैसी है। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी ये क्या बात हो रही है। रिकॉर्ड, जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, पर्सनल खर्चे हैं ऑनर्स ने किए हैं, वो अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बिजनेस बुक्स। बिजनेस की किताबों में ऑनर्स के जो खर्चे होते हैं वो अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिजनेस के खर्चे अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। हम कभी भी ऑनर्स का खर्चा बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं? हम कहते हैं हाँ, इसने ड्राइंग्स की हैं, अपना कैपिटल यूज कर लिया। हम ये नहीं कहते कि बिजनेस का खर्चा हो गया, ऑनर आया 10,000 का सामान लेके चले गया, हमने ये नहीं किया कि भाई पीएनएल खोलो एक्सपेंस लिख दो। ठीक है, एक्सपेंस नहीं है वो हमारा, वो ऑनर का एक्सपेंस है। और ऑनर का एक्सपेंस जो बिजनेस में होता है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। देन कैपिटल
एज लाइबिलिटी। अब जो ऑनर का पैसा लगाया हुआ है वो क्या होता है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। अब जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, जब हम उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ऑनर का जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है वो क्या होगा, बिजनेस की लाइबिलिटी होगा कि बिजनेस ने ऑनर को ये पैसा देना है। वो लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग है कि भाई कंपनी लिमिटेड है, वो नहीं है तो नहीं है, क्या करें, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो ऑनर का पैसा लगाया जाता है कैपिटल, ऑनर का पैसा जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, जब वो लगाया जाता है बिजनेस में तो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाता है और बिजनेस उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करता है अपने पार, ठीक है, अपने ऊपर वो एक लाइबिलिटी ट्रीट करता है। मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस बिकॉज बिजनेस इज व्यूड एज सेपरेट होल्डिंग फंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर। बिजनेस को हम ये ट्रीट करते हैं कि ये एक सेपरेट एंटिटी है जो कि ऑनर के फंड होल्ड कर रही है, ठीक है, और उससे प्रॉफिट जनरेट करती है और प्रॉफिट जनरेट करके ऑनर्स को भी हिस्सा देती है। तो बिजनेस पर जो उसका पहला पैसा या उसका कैपिटल लगाया हुआ है वो सारा का सारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। ड्रॉइंग्स, when an owner take money from or asset for personal use it is recorded as drawing। यही बात तो हम कब से कर रहे हैं कि भाई जब बिजनेस के खर्चे होंगे वो बिजनेस के खर्चों में जाएंगे, लेकिन जब ऑनर खर्चा करेगा, ऑनर जब भी पैसा निकालेगा बिजनेस में से वो क्या ट्रीट होगा, वो आपकी लाइबिलिटी ट्रीट, सॉरी, आपकी ड्राइंग्स ट्रीट होगा, ठीक है। बिजनेस उसको क्या रिकॉर्ड करेगा, ड्राइंग्स ट्रीट करेगा, ठीक है। उसको पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं बनाएगा, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं बनाएगा। ऑनर के जो खजाती खर्चे उसने बिजनेस में से किए उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, ना कि बिजनेस का खर्चा, एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरह तो सारे ऑनर चीजें निकाल निकाल के ले जाएं, वो करेंगे एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस तो लॉस में ही जाएगा सारी साल, ठीक है। अच्छा, ये था जी आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बिजनेस और ऑनर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब पेपर में आपको डायरेक्टली आपको एक लाइन बोल देता है इस तरह की कि जिसमें बिजनेस और ऑनर दोनों डिफरेंट हो रहे होते हैं, और वो आपको पूछ लेता है जी ये कौन से कॉन्सेप्ट, ये क्या वो बात हो रही है। हम कहेंगे सर ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, इसमें बिजनेस और ऑनर्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। बिजनेस का खर्चा ऑनर का खर्चा नहीं होता, ऑनर का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं होता, दोनों के खर्चे जितने, अगर ऑनर्स बिजनेस में से कोई चीज निकाल के लेके जा रहे हैं तो वो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देन हम आगे चलते हैं जी। आगे जी आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन, कैंसिल करो जी, 5 कॉन्सेप्ट थे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ गए। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टेटिंग दैट कंपनी टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। देखो पहले एक बात समझो, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना वो ये है, ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, बिजनेस में जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो कहां से आएंगे, एक या तो आपने किसी से डेट ले लिया है, लाइबिलिटी आपका कर्जा है, ठीक है, या किसी ने आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, ऑनर्स ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं, और इन दोनों का मिला के पैसा आपके क्या बनते हैं, आपके टोटल एसेट्स बनते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो बराबर हो किस चीज के, डेट प्लस ऑनर्स की वेल्थ कैपिटल, डेट यानी कि लाइबिलिटी, ऑनर्स की वेल्थ यानी कि कैपिटल। आपके एसेट्स हमेशा बराबर होने चाहिए किस चीज के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप जब अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह, सीखना क्या है उसमें बनी बनाई आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होती है, ये क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आपके जो एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं दो चीजों के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी क्या, आपके बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, आपके एसेट्स कहां से बनेंगे, एसेट्स कहां से आएंगे बिजनेस के पास, दो तरीकों से, या तो वो डेट लेगा या वो किसी को बोलेगा भाई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, तो जो बंदा इन्वेस्ट करेगा वो उसका शेयर होल्डर बन जाएगा और ऑनर बन जाएगा बिजनेस का, और जो डेट देगा वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि उसने हमें उधार दिया हुआ है। अब वो कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का मकसद क्या होता है कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उनको हमेशा बराबर रखे किस चीज के, आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें सवाल आपको किस तरह आएगा, या तो वो डायरेक्टली आपको कहेगा जी आपके एसेट्स, आपके जो जो एसेट्स हैं आपको लाइबिलिटीज देगा और कैपिटल देगा, आप क्या करोगे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपके एसेट्स आ गए, ठीक है। हो सकता है वो आपको कैपिटल निकालने के लिए आपके कैपिटल निकालने के लिए कह दे, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को रीअरेंज करो, लाइबिलिटीज को इस साइड ले जाओ, माइनस यहां पे प्लस है, यहां पे जाके माइनस हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो कहेगा जी मुझे लाइबिलिटीज निकाल के दो, उसने आपको एसेट्स और कैपिटल दिए हैं, लाइबिलिटीज निकाल के दो, तो सर इसी इक्वेशन को फिर रीअरेंज करो, कैपिटल उधर ले जाओ, लाइबिलिटी इधर रहने दो, तो एसेट्स इज इक्वल टू
एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आपकी सिर्फ लाइबिलिटीज बच जाएंगी। एसेट्स में से अगर आप अपने कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ आपकी लाइबिलिटीज बच जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन। आज के बाद कोई भी पूछे तो आपने क्या कहना है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारा मकसद सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या है, हमने अपने एसेट्स को शो करवाना है किस चीज के बराबर, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है जी इस कॉन्सेप्ट की, बैलेंसिंग, बैलेंस शीट एक्यूरेसी। बैलेंस शीट कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, बस इसको इंशाल्लाह सुबह हम देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, इसका पुराना नाम होता था बैलेंस शीट, अब इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इट सर्व्स एज अ अलार्म सिस्टम इफ एसेट्स डू नॉट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो एसओएफपी में क्या होता है, आपके एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स बराबर होते हैं किस चीज के, लाइबिलिटीज और कैपिटल के। देखो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हैं, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हैं और हमारे एसेट्स बराबर नहीं आते लाइबिलिटीज और कैपिटल के, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर नहीं आते, हमारे एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर नहीं आए, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि सर आपके किसी ना किसी पॉइंट पे कोई मसला है, आप कहीं ना कहीं या तो आप गलती कर रहे हो या बिजनेस कोई गलती हो रही है, बिजनेस से गलती हो रही है या कोई फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके एसेट्स बराबर नहीं आ रहे किस चीज के, आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर नहीं आ रहे, तो ये आपको एक अलार्म सिस्टम की तरह पे काम करता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई मसला है। ठीक है, देन फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टर यूज, इन्वेस्टर यूज दिस टू अंडरस्टैंड हाउ एसेट्स आर फंडेड, वेदर थ्रू डेट और कैपिटल। देखो जब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आप किसी को दोगे, एसओएफपी किसी को दोगे, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा सर इसमें एसेट्स लिखे हुए हैं, लाइबिलिटीज लिखी हुई है, कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसमें देखता हूँ बैलेंस देखता हूँ तो एसेट्स बराबर है हमारे जी क्या, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, हाँ एसेट्स बराबर है हमारे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब वो देखेगा कि लाइबिलिटीज कितनी है, आपका कैपिटल कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना है, तो भाई उसने देखा जी लाइबिलिटी इतनी है कैपिटल इतनी है, तो उसको पता चला कि सर ये जो एसेट्स, जितने भी कंपनी में एसेट्स हैं, ये ज्यादा लाइबिलिटीज से फंडेड है या ज्यादा आपके कैपिटल से फंडेड है, दोनों में से किसी एक चीज पे से फंड हो रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा, तो उसको पता चलता है कि भाई अगर तो डेट से फंडेड है, आपने कर्जा लिया हुआ है, सारा का सारा कर्जा उठाया हुआ है, तो यार उसके लिए ये अला वो सोचेगा यार भाई बिजनेस तो सारा का सारा कर्जे पे चल रहा है, कल को अगर मैं इसमें पैसा लगा दूं, पैसा लगाऊं, तो अगर ये कर्जा, ये लोगों का कर्जा वापस करके खुद भाग जाए, मुझे तो पैसे नहीं ना मिलने, ऑनर को तो कुछ नहीं मिलना, ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट कर दी समझो वो तो उसकी स्टेक पर लग गई, अगर सारे की सारी एसेट्स आपकी लाइबिलिटी के साथ चल रहे हैं। तो ये भी हम इसकी रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट आपके पेपर्स में कि ये क्यों होता है, रेशियो एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, तो वो भी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब ऑनर क्या करता है, इस सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को देखता है और कहता है कि सर ये आपकी जो लाइबिलिटीज हैं ये क्यों ज्यादा हैं, ये कैपिटल कितना कम क्यों है, कैपिटल ज्यादा क्यों है। ठीक है, और इस चीज को देख के फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है कि आया मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या अगर आपका फर्ज करो बैंक, आपको आप गए हो, आपको लोन चाहिए बैंक से, बैंक जाता है, बैंक आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखता है और कहता है कि भाई ये क्या है, आप तो सारे सारा 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 लाइबिलिटीज पर चल रहे हो, आप तो लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज उठाई जा रहे हो, कहीं कभी कहीं से लोन ले रहे हो, कभी कहीं से लोन ले रहे हो, कभी कहीं से लोन ले रहे हो, और सारे एसेट्स लाइबिलिटीज से बनाए हुए हैं। कल को अगर हम और आपको लोन दे दें, आप लोन कहीं और आप लोन यूटिलाइज कर लो, ठीक है, कल को आपको वापस ही ना कर पाओ, तो हम नहीं दे रहे भाई, जाओ भाग जाओ, लोन नहीं मिलना। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है उन लोगों के लिए जो लोग आप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लोगों को पैसा देना चाहते हैं ताकि वो खुद भी ग्रो कर सके। तो वो देखते हैं आपकी एसेट्स किस चीज से फंडेड है, ज्यादा लाइबिलिटी से फंडेड है या कैपिटल से फंडेड है। कैपिटल से फंडेड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लाइबिलिटी से ज्यादा फंडेड है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लाइबिलिटीज तो हर सूरत पे करनी होती है, कैपिटल तो फिर कैपिटल में जो ऑनर्स ने लगाया होता है वो तो फिर भी चलो उनको बता रोक सकता है, ठीक है, डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है। तो जो देखो जो ऑनर्स को दिया जाता है ना, रिटर्न दिया जाता है, एक बात देखो, कंपनीज में ना जो ऑनर रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जिस लोगों ने पैसा लगाया उनको जो रिटर्न देते हैं किस सूरत में देते हैं, डिविडेंड की सूरत में देते हैं, और वो कंपलसरी नहीं होता कि देना है कि नहीं देना, नहीं देना तो ऐड हो जाता है उनके कैपिटल में या पड़ा रहता है वहां पे कंपनी में, ठीक है, अगले साल दे देंगे, तो ये जरूरी नहीं होता। इस वजह से ना लोग लाइबिलिटीज वाली कंपनी से डरते हैं कि यार ये तो लाइबिलिटी वाली कंपनी है, इसमें तो जो बैंक ने लोन दिया उसने तो लेना ही लेना है, वो जिस तरह आप नहीं भी, आप ना चाहते हुए भी बिजनेस को लोन वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है, जबरदस्ती लोन वापस करना पड़ेगा। तो ये है जी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, तीनों चीजें आप इससे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एट द एंड आपकी वो बराबर इसी इक्वेशन की होनी चाहिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है,
तो ये हो गया जी आपके दो कॉन्सेप्ट। थर्ड पे आ जी डेड क्लिक रूल। ये जी दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग और इजीएस्ट थिंग है ये। डेड डेड क्लिक रूल। डेड क्लिक रूल क्या कहता है? देखो, एक बात देखो, आपको ना हमेशा ये चीजें आपको सब एंड तक चलेंगी, एक ही बार सुन लेना। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है? ये हो गया जी आपका डेड, DEAD, डेड। और ये हो गया आपका क्लिक, CLIC, क्लिक। डेड क्लिक रूल है आपका। अब क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज करती हैं, जब भी ये इंक्रीज करती हैं तो क्या होती हैं जी? वो डेबिट होती हैं, ठीक है? और इसी तरह ये जो लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये तीनों चीजें जब ये इंक्रीज करती हैं तो क्या होता है जी? इंक्रीज करने से क्या होता है? ये क्रेडिट होती हैं। ये जब जब बढ़ेंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। दोबारा, आपके ये जो एस तीन चीजें, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स, जब जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है? और लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जब जब इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होंगी। इसी तरह रिवर्स में आओ, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स जब जब डिक्रीज होंगी तो क्या होगा? सर वो क्रेडिट होंगी। जब जब वो डिक्रीज होंगी, ये तीनों चीजें एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग जब जब डिक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होंगी। और इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन तीनों में से कोई भी चीज जब वो डिक्रीज हो रही है, हमें पता चलेगा ट्रांजैक्शन दी होगी, हम देखेंगे सर ये डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है का क्या मतलब होगा? डेबिट। फर्ज करो मैं कहता हूं आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट एक्सपेंस। सर आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट एसेट्स, ठीक है? क्रेडिट एसेट्स। इसी तरह अगर मैं कहूं सर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट लायबिलिटी, सॉरी, क्रेडिट लायबिलिटी। सर इसी तरह अगर मैं कहूं आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे? डेबिट इनकम, ठीक है? सर आपका कैपिटल क्या हो रहा है? आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कैपिटल। तो बस ये बात ध्यान में रखो कि सर जब भी ये तीन चीजें, जब भी ये तीन चीजें बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, कम होंगी तो क्रेडिट होंगी। इसी तरह ये तीन चीजें जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, और जब कम होंगी तो डेबिट होंगी। इसकी एंट्रीज पढ़ेंगे, बेतहाशा एंट्री है आपकी किताबों में, ठीक है? एंट्री जितनी ज्यादा एक बार पढ़ लोगे आज, तो उतनी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी और कभी भी भूलेंगे नहीं। इतनी बार आएंगी जिंदगी में, एक बार तो याद हो ही जाएंगी ना आपको, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है? तो ये था जी आपका डेड क्लिक का रूल। आपको पता होना चाहिए जब जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वो डेबिट होंगे, एसेट्स बढ़ेंगे वो डेबिट होंगे, ड्राइंग्स बढ़ेंगी वो डेबिट होंगी, और जब जब वो डिक्रीज करेंगी तो वो क्रेडिट होंगी। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि सर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है और कैपिटल इंक्रीज होता है, तो क्या होते हैं? हाँ सर, हम उसको कहते हैं क्रेडिट इनकम, क्रेडिट लायबिलिटी, ठीक है? और इसी तरह क्रेडिट आपका कैपिटल। और अगर ये तीनों चीजें डिक्रीज हो तो हम इन तीनों चीजों को बोलते हैं डेबिट, ठीक है? डेबिट साइड पे लिखते हैं। अच्छा, इसका इतना आपको कल का जो चैप्टर है, कल का जो चैप्टर है वो आपको 100% क्लियर कर देगा हर चीज, ठीक है? आपके दिमागों में 100% की चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको बोला था कि 3 चैप्टर पहले समझ आ जाए ना, तो सारी की सारी अकाउंटिंग समझ आ जाती है ये कैसे हो रही है, ठीक है? अच्छा, तो ये होगा जी आपका डेड क्लिक का रूल। थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, कंप्लीटेड। फोर्थ पे आ जाओ, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, विद इक्वल एंड ओपोजिट इफेक्ट। वो पढ़ा है ना फिजिक्स में, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है? वही वाली इक्वेशन ये भी यहां पे फिट हो रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके कम से कम दो अकाउंट को हिट कर रही है, कम से कम दो अकाउंट को। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो दो अकाउंट को हिट करेगी। एक अकाउंट क्या होगा? एक अकाउंट को डेबिट बोलेंगे, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। हमेशा हमेशा ये बात दिमाग में बिठा लो कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, एक उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। वो किस तरह होंगे? हमने नीचे 8-10 ट्रांजैक्शंस बनाई हुई हैं, तो फिर आपको अभी क्लियर हो जाता है ये कैसे हो रहा है और ये क्यों होगा, ठीक है? अब इसमें बच्चे कहते हैं सर ये डेबिट क्यों हो रहा है?
ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? ये ना आपकी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं कि सर अगर ये चीज एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो सर ये डेबिट ही होंगे। अब ये क्यों होंगे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। क्यों? ये अकाउंटिंग ने, आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ये सेट कर दिया कि सर यही होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके इंटरनेशनल बॉडीज ने ये सेट कर दिया कि सर जब भी ये चीजें बढ़ेंगी ये डेबिट होंगी, ये चीजें कम होंगी ये क्रेडिट होंगी, ठीक है। तो अब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर ये क्यों डेबिट हो रही है, सर ये क्यों क्रेडिट हो रही है, हम इसको डेबिट क्यों नहीं कर रहे। नहीं बता सकते क्यों, इसका कोई है नहीं ना, उन्होंने ये बात कह दिया है तो सर ये कह दी है, बस यही है। तो हम 10 ट्रांजेक्शन अभी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है जी लोन टेकन। आपने एक लोन लिया, उससे क्या होगा? एक तो आएगा आपके पास कैश। कैश आपका क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट जब बढ़ते हैं, कैश आया ना, एसेट बढ़े तो क्या होगा? डेबिट। कैश आया, लोन लिया ना, बैंक से लोन ले लिया आपने, बैंक से लोन लेने से क्या होगा? आपके पास कैश आया, डेबिट। कैश एसेट होता है तो कैश बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी क्या होगी? लाइबिलिटी बढ़ गई सर, लाइबिलिटी भी बढ़ गई आपकी। आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपने बैंक को पैसे देने हैं, ठीक है। चाहे वो 6 महीने बाद देने हैं, 10 महीने बाद देने हैं, 2 साल बाद देने हैं। लोन लिया है ना, कैश आया, कैश एसेट होता है, डेबिट हो गया। लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी भी साथ ही आ गई। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, ये बात दिमाग में बिठा लो, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। लाइबिलिटी आई तो क्या होगा? लाइबिलिटी से आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्या, और लाइबिलिटी का इंक्रीज क्या कहलाता है? क्रेडिट। अभी पढ़ा ना ऊपर, लाइबिलिटी का इंक्रीज क्या होता है? लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा, सेलिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सेल कर रहे हो, इन्वेंट्री सेल कर रहे हो। जब आप इन्वेंट्री सेल करोगे, सर करो, हम यही कहेंगे इसको कैश पे सेल हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री सोल्ड ऑन कैश, क्या होगा? कैश आएगा। कैश क्या होता है? एसेट होता है। एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं तो क्या आता है? डेबिट। डेबिट एसेट्स। और दूसरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी। क्रेडिट क्या होगा? सर क्रेडिट इन्वेंट्री होगी। सर इन्वेंट्री क्या होते हैं? सर इन्वेंट्री हमारे एसेट्स होते हैं। सर एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। एसेट बढ़ना क्या होता है? डेबिट। एसेट डिक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट। तो बड़ा, कैश बढ़ा, डेबिट, और जो आपकी इन्वेंट्री घट गई, कम हो गई, तो वो होगी क्रेडिट। तो क्रेडिट होगी सर आपकी इन्वेंट्री, एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ऑनर ने पैसा लगाया, क्या हुआ होगा? दो इफेक्ट सर, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट क्या करना है सर? कैश, जो ऑनर पैसा लेके आया है कंपनी में, वो कैश डेबिट हो जाएगा। एसेट होता है कैश, डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा सर? कैपिटल। ऑनर जब आया तो वो कैश लेके आया, और साथ साथ सर हम पे कैपिटल भी लेके आया, जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो कैपिटल आपका, कैपिटल इंक्रीज हुआ है आपका। तो कैपिटल हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कैपिटल का इंक्रीज क्या कहलाता है? कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटी, इन तीनों का इंक्रीज क्या कहलाता है? डेबिट, सॉरी क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट आपका हो गया कैपिटल। देन लोन रीपेमेंट। लोन पे कर दिया सर, वापस लोन पे कर दिया, लोन पे कर दिया, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट क्या होगा सर? आपकी लाइबिलिटी। लोन पे करने से क्या हुआ? आपकी लाइबिलिटी कम होगी, लेकिन आपके हाथ से कैश भी चला गया। जब आपने लोन दिया तो एक तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, और दूसरा क्या हुआ? आपके हाथ से कैश चला गया। सर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज क्या कहलाती है? डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होता है, और डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट्स जब डिक्रीज करते हैं तो आपकी क्रेडिट होते हैं। सर जब तक ये आपको ये चीज याद हो जाएगी ना, जैसे ही ये चीज जैसे ही याद हुई, सर नीचे वाला हलवा है, कुछ भी नहीं है। नीचे वाला कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में समझ आ जाएगी हर बात, ठीक है। तो एक बार इसको जब लेक्चर ले लो तो एक बार इसको रिवाइज लाजमी करना। क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, आपने उधार पर सेल्स की हैं, आपने उधार पर सेल्स की हैं। उधार पर सेल करने से क्या होता है? आपके पास दो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्या सर डेबिट, क्या क्रेडिट? सर उधार पर सेल की है, अब आपने उससे पैसे लेने हैं। उधार पर सेल किया ना आपने, उससे पैसे लेने हैं। एक तो सेल हुई आपकी, ठीक है, सेल हुई। सेल को क्या हो जाएगी आपकी? क्रेडिट। देखो एक बात और इसके साथ, सेल की ना नेचर, ये तो हर बार आना ना, हर 2 मिनट के बाद सेल आएगा। सेल की नेचर क्रेडिट होती है। सेल जब भी इंक्रीज करेगी क्रेडिट होगी, डिक्रीज करेगी तो आपकी डेबिट होगी, ठीक है। सेल जब भी इंक्रीज करेगी डेबिट होगी, और सेल जब भी डिक्रीज होगी तो वो आपकी क्रेडिट होगी। तो सर देखो उसने कहा जी आपकी सेल्स, सेल की क्रेडिट उधार पर, तो रिसीवेबल आपके डेबिट हो गए। डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स, तो रिसीवेबल कितने हैं सर? रिसीवेबल आपके डेबिट हो गए। रिसीवेबल आपका क्या होता है? एसेट। एसेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। देन सेल्स क्या होगी आपकी? क्रेडिट। सेल्स भी इंक्रीज कर रही है, उधार पर सेल की है, सेल इंक्रीज हुई, रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, ठीक है।
6 रेंट पेड, रेंट पे किया है, रेंट पे किया, रेंट क्या होती है आपकी सर लाइबिलिटी होती है। रेंट आपका एक्सपेंस होता है, आपकी लाइबिलिटी भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। हम फिलहाल इसको ये ट्रीट करें कि हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अगर देना था दिया नहीं तो फिर लाइबिलिटी हो जाती है। तो अभी हमारा रेंट एक्सपेंस होता है, रेंट हमेशा आपका एक्सपेंस होता है। तो अब एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, आपका खर्चा है, आपका खर्चा है, तो क्या होगा, रेंट एक्सपेंस आपका होगा डेबिट। दो इफेक्ट, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आपके डेबिट होते हैं, इंक्रीज करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। और कैश क्या गया आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है। दो ट्रांजेक्शन है ना, रेंट पे किया, एक तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। दूसरा आपने क्या कहते हैं कैश आपके हाथ से चला गया, खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ा और कैश चला गया। सातवीं ट्रांजेक्शन, पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट की है, सप्लायर को आपने पेमेंट की है, तो क्या होगा सर, डेबिट हो गए आपके ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होती है, लाइबिलिटी होता है। जब आपने किसी को पे कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज क्या कहलाती है, डेबिट। सर कैश भी डिक्रीज हुआ, एसेट्स भी डिक्रीज हुए। हमेशा सर एक ट्रांजेक्शन आपने देख लेनी है, दूसरी ट्रांजेक्शन आपको पता चल जाएगी। आपको पता है हर ट्रांजेक्शन है एक ने डेबिट होना है एक ने क्रेडिट होना है, कोई एक पकड़ लो दूसरी आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी, ठीक है। ऑनर्स विड्रॉ 1000 फॉर पर्सनल यूज, ऑनर ने 1000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो ऑनर जो भी निकालता है बिजनेस में से उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती है। सर ड्राइंग्स इंक्रीज हुई, डेबिट हो गई। ड्राइंग्स आपकी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो गई, ठीक है। इसी तरह ड्राइंग के साथ कैश भी गया होगा, सर उसने पैसे ले लिए हैं, तो 1000 रुपए आपका कैश भी आपके हाथ से चला गया, ठीक है। तो ये जी आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब आइंदा जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी तो वो क्या होगी सर, वो दो ही इफेक्ट देगी, एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट। आपको बस अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए ये सोचना है कि सर अगर मैंने सेल की है, किसी को उधार पर सामान दिया है तो क्या होगा, सर मैंने उससे पैसे लेने होंगे और सर मेरी सेल हुई है, दो चीज दो काम हुए हैं, मेरे पैसे भी देने, पैसे लेने हैं और सेल मैंने कर दी है। सेल मेरी बढ़ी है और पैसे मेरे रिसीवेबल बढ़ गए हैं, ठीक है। अब लोगों से मैंने पैसे ज्यादा लेने हैं, पहले 1000 रुपये लेना था, 1000 की और सेल कर दी तो 1000 के साथ 2000 हो गया, सेल रिसीवेबल बढ़ गए। तो रिसीवेबल सर मेरे एसेट्स होते हैं और एसेट्स क्या होते हैं सर, वो डेबिट होते हैं, तो डेबिट कर दो, ठीक है। इस तरह सोच के थोड़ा सा दिमाग से। थर्ड कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलो लास्ट कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, पहले देखो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या आपकी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे जिससे आपके सवालात आते हैं, ज्यादा सवाल इसी से आएंगे, ठीक है, जब भी जो अभी हम पढ़ने लगे। सबसे पहले पहली फॉर्म होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जितना भी ऑनर का कैपिटल होता है वो बराबर होता है किस चीज के, एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल बराबर होता है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। दूसरी, दूसरा सवाल आपको कैसे आ सकता है, अब यहां से वो आपसे कैपिटल भी पूछ सकता है, यहाँ से आपके एसेट्स भी पूछ सकता है, लाइबिलिटीज भी पूछ सकता है, कोई एक चीज निकालने के लिए दे सकती है। तो आप इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, इधर ले जाएं इधर ले जाएं, जिधर भी लेके जाना चाहें, जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज्यादा टेस्ट होती है वो होती है जी क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दो, ओपनिंग कैपिटल निकाल के दो, एडिशनल कैपिटल निकाल के दो, प्रॉफिट लॉस निकाल के दो, ड्राइंग्स निकाल के दो। इस सवाल में से, इस इक्वेशन में से पांच चीजें वो आपसे पूछ सकता है। चार वो देगा एक आपसे पूछ लेगा, चार वो देगा एक आपसे पूछ लेगा। चार जो भी दिए हो उसको इस साइड पे रखो। जैसे अगर मैं कहूँ क्लोजिंग कैपिटल है तो सर यही इक्वेशन यूज कर लेना, सीधा सीधा क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो ये पांच चीजें अगर, अच्छा प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज होगी, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते एक जगह पर। तो इन चार चीजों में से, पांच में से चार आपको गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल लेना है, सबको पुट करोगे, निकाल लो। फर्ज करो उसने कहा जी ओपनिंग कैपिटल निकाल के दो, सर उसने कहा ओपनिंग कैपिटल निकाल के दो, तो ओपनिंग कैपिटल आपका क्या है, सर ओपनिंग कैपिटल ये रहा, बाकी सारी चीजें गिवन होंगी। तो क्या करो, एडिशनल कैपिटल को उस साइड ले जाओ, प्रॉफिट को इस साइड ले जाओ, ड्राइंग्स को इस साइड ले जाओ और साइन चेंज कर दिया। ये तो बच्चों की बात, बच्चों वाली बात है कि आप ये फिफ्थ फाइव सिक्स क्लास में करते थे कि जब आप इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेके जाते हो तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, वो निकाल लो। इसी तरह प्रॉफिट हो ड्राइंग्स हो, दो एक साइड उसको दूसरी साइड पर रखो, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड, दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाओ, आपकी इक्वेशन उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके सवाल भी करने हैं आपने, मैं सवाल भी इसके अटैच कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आपने इसके सवाल प्रैक्टिस करने बाद में, ठीक है। देन
आपके जो क्लोजिंग कैपिटल होता है वो बराबर होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। आपका क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। थर्ड इक्वेशन, यहां से सवाल आ जाता है, वो क्लोजिंग कैपिटल पूछ लेता है आपको, ये दोनों चीजें गिवन होगी, निकाल लो। आपको क्लोजिंग एसेट्स पूछ लेता है, ये इसको इधर ले, जो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ वही है जी, उसने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल पूछ लिया। ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर होता है? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज आपका किसके बराबर होता है? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज किस चीज के बराबर होता है? आपका ओपनिंग कैपिटल के बराबर होता है। फिफ्थ ये वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस चीज के बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दिस इज एन इक्वेशन, ये एक नई इक्वेशन है। आपका जो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे, जो बिजनेस का डे टू डे खर्चा हो रहा होता है, ठीक है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, यानी कि दिन को दिन, पूरा एक दिन चलाने के लिए सर जो आपको कैश चाहिए, जो आपको एसेट्स चाहिए, जो आपकी लायबिलिटीज आपने पे करनी है, इनको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। कि आपका जो कैपिटल वर्किंग में है, डेली जो वर्किंग कैपिटल, डेली कैपिटल जो यूज हो रहा है, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट जो डेली यूज हो रही है, ठीक है, जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो डेली यूज हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं, बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सर ये पांच इक्वेशन देनी है आपको, इन पांचों से ही सवाल सॉल्व होगा। हम बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स करेंगे जिनमें आपको ये एंड पे जाके ना चैप्टर में आपको बताएंगे सर ये काम कर लो, कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। सवाल गलत नहीं हो सकता आपका उस इक्वेशन से, अगर आपने सही तरीके से उसको उसकी पुट सही तरीके से किया है आपका, ठीक है, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो होप सो ये आपकी पांच ही टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर में, तो पांचों के पांचों कवर हो गए, ठीक है। अब आपने करना है क्या है, आपने एक बार इसको दोबारा जाके देखना है। मैं सवाल अटैच करता हूँ आपकी थोड़ी देर में, तकरीबन 3 बजे तक आपके सवाल अटैच हो जाएंगे। तो आपने वो सवाल प्रैक्टिस करने हैं, और जो सवाल नहीं हो रहा वो मुझे बताना है, सर ये सवाल नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या क्या, क्या ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या मैं करूँ, डेबिट क्या क्रेडिट करूँ, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल की क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।